स्टार्ट करने वाले हो करते हैं। हेलो नमस्कार सर। आवाज इसमें आवाज नहीं आ रही है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय की ओर से, मेरी तरफ से। आपका नाम, शुभ नाम? जी, मेरा नाम है सोमनाथ वांजरवाड़े। मैं हिंदी अच्छा, विभाग में पिछले 10 साल से काम करता हूं सर। कौन से विभाग में हैं आप? हिंदी विभाग सर, हिंदी विषय हिंदी विभाग। पढ़ाता हूं मैं। बहुत अच्छे। हम लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर आपने प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोमनाथ जी, आप कहाँ के हैं? कौन सा जिला है, शहर है आपका? लातूर सर। आप भी लातूर के हैं? हाँ जी सर। लातूर जिले के अंतर्गत नीलंगा तहसील है। अच्छा, हाँ, वहां से हूँ सर मैं। बहुत अच्छे। हाँ जी सर, इसीलिए वही हम लोगों के लिए ये बड़े हर्ष की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारे महाविद्यालय में एक स्वर्णिम इतिहास होगा आने वाले दिनों में कि आप हमारे साथ जुड़े। नहीं, आप पहले मुझे सुन लीजिए, फिर कहिए कि स्वर्णिम है या कुछ दूसरी ही चीज है। नहीं, हमने आपको सुना है सर, हम आपको फॉलो करते हो, इसीलिए कहा इसके आधार पर। ठीक है सर जी। चलिए सर, हम लोग तो इसको शुरू करते हैं सर। जैसा आपके लिए अनुकूल हो करिएगा। जी जी सर, जी सर। आप सभी को नमस्कार। विवेकानंद शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित विवेकानंद महाविद्यालय या विवेकानंद कला सरदार दलीप सिंह वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र द्वारा संस्था के आद्य संस्थापक आदरणीय पंढरीनाथ भाऊ ढाकेफळकर, उनके स्मृति में आयोजित इस त्रिदिवसीय व्याख्यानमाला में मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि एवं आकर्षण आदरणीय राजमोहन गांधी सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ आप सभी का मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस व्याख्यानमाला या हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत हमने 2019 में शुरू की थी। इसका यह तीसरा पर्व है। इस 2020-21 के इस महामारी के दौर में जहां भौतिक दूरी ज्यादा मायने रखती है, उस दौर में ऑफलाइन मंच के लिए अनुमति नहीं है, तो हम लोग ऐसे समय में हम लोग मंच की तलाश में थे, तो हमने मंच बदला, अपना मानस नहीं बदला और इस परंपरा को हमने खंडित नहीं होने दिया। इस परंपरा को हमने कायम करते हुए इस मंच का अवलंब किया है। तो आज की इस व्याख्यान के विषय में मैं कहूं तो 21वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, उनका प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता, ये विषय होगा। तो इस व्याख्यानमाला के शुरुआत करने से पहले मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय रामदास बनारे सर को आमंत्रित करता हूं कि इस व्याख्यानमाला के बारे में अपनी बात रखे। आदरणीय बनारे सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद और विवेकानंद शिक्षण संस्था के आद्य संस्थापक स्वर्गीय पंढरीनाथ पाटिल भाऊ ढाकेफळकर, इनकी पावन स्मृतियों को अभिवादन करता हूँ। साथ ही इस विवेकानंद व्याख्यानमाला के प्रथम पुष्प के मुख्य अतिथि एवं आकर्षण, आज के आकर्षण माननीय श्री राजमोहन गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही विवेकानंद शिक्षण संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री अक्षय भाऊ सिसोदे, उपाध्यक्ष माननीय श्री अमर भाऊ सिसोदे, कोषाध्यक्ष माननीय श्री तुषार भाऊ सिसोदे, सचिव माननीय श्री श्रीमंतराव सिसोदे उर्फ तात्यासाहेब, सहसचिव माननीय श्री डॉक्टर यशवंत भाऊ पाटील,
और प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री प्रभाकर जी मोरे, इनका भी मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। व्याख्यानमाला का ये तीसरा साल है। इस व्याख्यानमाला की पिछली कड़ी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्तव्य की अमिट और शानदार छाप छोड़ने वाले महान वक्ताओं की सहभागिता रही थी। उन आदरणीय माननीय श्री पी साईनाथ जी, माननीय श्री गणेश देवी जी, श्री गिरीश कुबेर जी, श्री अधिक कदम जी, माननीय श्री अतुल देवड़गा जी, माननीय मतीन भोसले जी आदि का समावेश था। हालांकि इस परंपरा हुए हमने इस बार माननीय श्री मोहन गांधी जी, माननीय श्री विनोद दुआ जी, माननीय देवेंद्र शर्मा जी जैसे विविध क्षेत्रों में कार्यरत विभूतियों को किया है। इस व्याख्यान को शुरू करने के पीछे रही है। तो यह है एक शिक्षण संस्था के रूप में समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है, उनका निर्णय समाज और हमारे छात्रों को समाज जीवन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महान विभूतियों की पहचान हो, यही इस व्याख्यान को शुरू करने के पीछे उद्देश्य रहा है। इस व्याख्यानमाला का इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। सभी व्याख्यान के लिए जुड़े हुए मैं स्वागत करता हूं। आज के हमारे व्याख्यान के जो मुख्य अतिथि है एवं मुख्य आकर्षण जो परिचय के मोहताज नहीं है कि वो खुद ब खुद शख्सियत है। दोस्तों, गांधी इस नाम और देश में कौन जाने, इस नाम की गूंज वर्षों से और सुनी भी। गांधी जी का भी अपना एक परिवार है, नहीं रहा, ये सबसे बड़ी खासियत। और उसी परिवार के सदस्य, उसी परिवार के एक सदस्य महात्मा गांधी जी के पौत्र और गांधी जी के पुत्र आदरणीय गांधी जी आज हमारे मुख्य अतिथि है। मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत हूं। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि आपका जुड़ हमारे साथ गौरव की बात है सर। यहाँ विद्यालय के लिए यह अवसर है, गांधी जी के परिवार का सदस्य हमारे आमंत्रण को हमारे पर उपस्थित हुए। आज इस हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजमोहन गांधी जी का जन्म है। अगस्त 1935 में राजमोहन गांधी जी एक प्रमुख शिक्षाविद है, साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता है, इतिहासकार है और एक कार भी है। फॉर एशियन एंड मिडल ईस्टर्न स्टडीज के प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के उर्बाना अमेरिका में वो है। राजमोहन गांधी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। उनकी विशेष रूप में साधना का केंद्र या साहित्य अध्ययन का केंद्र रहा वो है दक्षिण एशिया के इतिहास और सामाजिक गतिविधियों के विषय के केंद्र है। उनकी पर अगर हम लोग गौर करेंगे, साउथ इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम द 70s to our Mohandas, a true story of a man, people and the empire. उसके साथ पंजाब, a from to Mountbatten, a life, understanding the founding fathers, and inquire the beginnings of the Indian Republic. ये उनकी साहित्य साधना और साहित्य के विशेष रूप से गांधी जी का
कि गांधी जी के व्यक्तित्व ने कलम चलाई, लेकिन गांधी जी के परिवार से का कोई सदस्य अगर आपसी सामंजस्य, असमानताओं के खिलाफ लड़ाई, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले और ऐसे हमारे आज के आदरणीय श्री राजमोहन गांधी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इनका जो विषय है, आज का विषय है 21वीं सदी में महात्मा गांधी, प्रभाव और प्रासंगिकता। हमारे लिए ये भी बड़े गौरव की बात है कि गांधी जी की कहानी उनके पौत्र की जुबानी ये भी सुनने का अवसर मिलता है। तो मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्री राजमोहन गांधी जी। धन्यवाद। तो मैं शुरू करूं? जी सर जी। सोमनाथ जी, बहुत धन्यवाद। आपने जो अच्छे शब्द दिए हैं, और आपसे पहले जो भाई ने मेरा स्वागत किया था उनका भी मैं आदर करता हूं, उनको भी मैं नमस्कार पहुंचाता हूं, और सबको जो इस समय सुन रहे होंगे या बाद में सुनेंगे या कभी भी, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। सूर्यवंशी जी ने मुझे कई महीनों पहले संपर्क किया था और बताया था कि हो सके तो मैं आपकी इस व्याख्यान माला में भाग लूं, तो उनको भी मैं नमस्कार पहुंचाता हूं। तो मुझे विषय दिया गया है कि 21वीं सदी में गांधी जी का प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता। तो ये तो स्पष्ट है कि किसी इंसान का प्रभाव अगर हम जांचना चाहें या उनकी प्रासंगिकता के बारे में हम समझना चाहें, तो उनके जो विचार हैं, उनका जीवन भी और उनके विचार, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी ठीक से पानी चाहिए। अब गांधी जी का नाम तो शायद भारत में और दुनिया में भी तकरीबन हर एक इंसान जानता है, नाम तो सुन रखा है। शायद गांधी जी का चित्र भी लोगों ने देख रखा है, बिना बाल का उनका सिर, उनके चश्मे, उनकी लाठी। लेकिन क्या गांधी के उद्देश्य थे, क्या उनके लक्ष्य थे, मैं दोहराना चाहता हूँ। भारत की आज़ादी तो वो उसके लिए लड़ते थे, भारत की आज़ादी। भारत उस समय आज़ाद नहीं था, तो भारत की आज़ादी उनका एक मुख्य लक्ष्य था। और दूसरा था भारत की एकता। भारत के जो लोग हैं, किस्म किस्म के लोग हैं, वो सब एक हो जाएं, हिंदू, मुसलमान और बाकी सब किस्म के लोग, हर प्रदेश के, हर जात के, हर भाषा बोलने वाले, हर मजहब के, धर्म के, सब एक हों, ये उनका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा था कि ये भी उनके दिल में एक बहुत ही गहरी कामना थी, प्रार्थना थी और जोश था कि ये जो भारत का पुराना पाप रहा है, अस्पृश्यता, छुआछूत, ये खत्म होनी चाहिए। और ये जो ऊंच नीच का विचार है, ऊंच नीच का ख्याल है, वो हमारे जीवन से और हमारे समाज से हट जाए। तो ये 3 उनके बड़े उद्देश्य थे: आज़ादी, एकता और समाज में जो ऊंच नीच का ख्याल है वो हट जाए। तो वैसे गांधी जी की अहिंसा के बारे में भी सबने सुन रखा है। अहिंसा, सत्याग्रह। अहिंसा तो बहुत ही पुराना शब्द है भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में। हिंदू और बौद्ध और जैन परंपरा में अहिंसा तो शुरू से ही अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने अहिंसा को एक नया रूप दिया। और फिर सत्याग्रह तो एक शब्द ही उनके जीवन से शुरू होता है, और ये भी गांधी जी की देन है। लेकिन जब हम अहिंसा के बारे में सोचते हैं, सत्याग्रह के बारे में सोचते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि गांधी जी के दिल में आज़ादी का कितना बड़ा गहरा जोश था।
सबने शायद माउंट बैटन का नाम तो सुन रखा है, जो आखिरी वाइसरॉय था अंग्रेजों का। लेकिन माउंट बैटन से पहले एक दूसरा वाइसरॉय था, उसका नाम था वेवल। वेवल और वेवल एक जनरल था, और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी नॉर्थ अफ्रीका में उसने लड़ाई में हिस्सा लिया था। और कईयों ने जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है वो जानते होंगे कि एक जर्मनी का बड़ा जनरल था रॉमेल। तो वेवल ने रॉमेल के साथ भी संघर्ष किया था नॉर्थ अफ्रीका में। फिर वो भारत आए और पहले तो वो कमांडर इन चीफ बने, भारत में जो अंग्रेजी सेना थी उसके वो कमांडर इन चीफ बने, और फिर बाद में वो वाइसरॉय बने 1943 से 1947 तक, माउंट बैटन से पहले। तो वेवल अपनी डायरी में लिखते हैं कि उनकी मुलाकातें या उनकी जानकारी में दुनिया में कई जगह अंग्रेज एम्पायर के खिलाफ लोग लड़ते थे, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अरब देशों में, अफ्रीका में, इंडिया में। लेकिन वेवल लिखते हैं कि दुनिया भर में जिन्होंने अंग्रेज साम्राज्य का विरोध किया था उनमें से सबसे बड़े जोश वाले, सबसे सफल जो अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ थे और जिन्होंने लड़ाई बहुत ही ऊंचे स्तर पर और बहुत ही गहरे जोश के साथ लड़ी, वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये वेवल की राय है। मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि हम अहिंसा और सत्याग्रह की बात करते हैं, लेकिन इसलिए भूल जाते हैं कि उनके दिल में आज़ादी का जोश कितना, आज़ादी की चाह, आज़ादी की इच्छा इतनी तीव्र थी। अभी हाल में ही एक मैं पंजाबी बहन से मिला हूँ जो अमेरिका में पढ़ाती हैं। वो मुझे बता रहे थे अपनी दादी के बारे में, उनकी दादी के बारे में। तो उनकी दादी भी आज़ादी के पहले की थी, वो भी गांधी जी के लगभग गांधी जी की उम्र की रही होंगी। तो ये बहन बताती हैं मुझे कि उनकी दादी ने कह रखा था, इनको बताया था कि मैं जानती थी कि ये महात्मा गांधी आज़ादी के आने से पहले मरने वाला नहीं है, आज़ादी लेकर ही छोड़ेगा वो। तो ये जो दिल में जो उनकी आज़ादी की तमन्ना थी, ये गांधी जी में बहुत गहरी चीज़ थी। ये मैं आपको दोहराना चाहता था। और जहाँ तक ये हिंदू मुस्लिम एकता हो, दोस्ती हो, आपस में साथ होकर के हम आज़ादी के लिए लड़ें और ये अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया जाए, इसके बारे में एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। लेकिन वो बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि क्योंकि सब लोगों ने गांधी जी का चित्र तो देखा है, बुढ़ापे का चित्र, तो कई लोग ऐसा शायद बिना सोचे ही उनके मन में ये ख्याल रहता होगा कि शायद गांधी बूढ़ा होकर ही पैदा हुआ था। वो भूल जाते हैं कि गांधी भी एक ज़माने में बच्चा था, फिर बालक और विद्यार्थी, फिर बड़ा हुआ। तो ये भी एक किस्सा शायद कुछ लोग जानते होंगे कि जब वो मोहनदास 12 साल का भी नहीं था, तो उसकी जो माँ थी पुतली बाई, उसने अपने बच्चों से कहा था कि ये जो अब लड़का आता है ऊका ऊका जो संडास साफ करने आता है घर में, कि तुम सबसे खेलने की कोशिश करता है, तुम बच्चे भी उनसे खेलने की कोशिश करते हो, लेकिन उसको छूना मत। उसको छुओगे तो वो तो एक गलत काम होगा, वो तो एक पाप होगा। तो मोहन ने अपनी माँ से इस बारे में कुछ डिबेट किया कि ये ठीक नहीं है आप जो कहती हैं, मैं आपकी बात तो मानने को तैयार हूँ लेकिन आपका कहना ठीक नहीं। लेकिन एक और बात जो उसकी माँ ने उसको बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे हम समझ सकते हैं कि उस ज़माने में भारत के समाज का हाल क्या था। कभी कभी ऐसे बातचीत शायद आज के भी भारत के समाज में कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये 1880 1885 का की बात है, आज से करीब 140 साल पहले। तो पुतली बाई ने मोहन से ये कहा
कि तुम अगर गलती से इस ऊका को छू देते हो या ऊका जैसे किसी और बच्चे को सड़क में छू देते हो और फिर तुरंत नहाने का इंतज़ाम नहीं हो सकता है, तुम अपने आप को फिर पवित्र नहीं कर सकते हो नहा धो के, तो एक तरीका है कि जो तुम्हारी गलती है, जो तुम्हारा जो पाप तुमने हो अपने आप में होने दिया है, उसको हटाने का एक सरल तरीका है कि अगर तुमने किसी ऊका जैसे बच्चे को छू दिया हो, तो उस गलती को तुम्हें निकालना हो, कैंसल करना हो, हटा देना हो, तो तुरंत एक मुसलमान भाई को छू दो, तो एक गलती से दूसरी गलती दूर हो जाएगी। ऐसे विचार थे। तो ये मोहनदास खुद खुद ने बताया है कि इस प्रकार के विचार उनके बचपन में उन्होंने अपनी माँ से भी सुने थे। तो लेकिन मोहन ने बचपन में ही तय कर लिया कि मैं ये जो अस्पृश्यता है और ये जो हिंदू मुस्लिम में हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं, ये जो है इसको बदलना होगा। तो एक उनमें एक और विचार आया था बचपन में ही, बताते हैं। वो स्कूल जाते थे, काफ़ी अच्छे स्कूल में उनके माँ बाप ने इन्हें भेजा था। तो उस स्कूल में ज़्यादा बच्चे तो खैर हिंदू ही थे, हिंदू समाज के ही थे, लेकिन कुछ बच्चे मुसलमान भी थे और कुछ बच्चे पारसी भी थे। तो ये बताते हैं कि उन्होंने स्कूल में भी कोशिश की कि उनके जो क्लासमेट हैं, हिंदू हैं, उनसे तो दोस्ती हो जाती है, लेकिन उन्हें कोशिश करके जो मुसलमान कुछ लोग हैं, बच्चे हैं या पारसी बच्चे हैं, उनसे दोस्ती स्थापित करनी चाहिए। तो ये उनके बचपन की कोशिश थी, ऐसे बताते हैं। लेकिन एक और चीज़ शायद हमें समझनी चाहिए कि ये तो इंसानियत की बात है कि कोई दूसरा इंसान है, उससे हमें दोस्ती करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो, इंसान तो है। लेकिन इंसानियत के साथ-साथ अगर भारत को आज़ादी पानी है, तो सबको साथ मिलके काम करना होगा, संघर्ष करना होगा। तो बचपन में ही इंसानियत के साथ-साथ ये आज़ादी का भी मामला गांधी के मन में और दिल में था, इसलिए भी उन्होंने मुसलमान बच्चों से, पारसी बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश की। फिर कइयों को पता होगा कि जब वो 18 वर्ष के थे तो 3 साल के लिए वो लंदन गए पढ़ाई के लिए, वहाँ बैरिस्टर बन गए। तो जब 3 साल उन्होंने लंदन में बिताए, तो बहुत लोगों से वो मिले। तो वो अपने जीवनी में तो ये नहीं लिखते हैं, लेकिन जिन्होंने उनके जीवन का अध्ययन किया है और उस ज़माने में और भी चिट्ठियों का अध्ययन किया है, वो समझ जाते हैं कि 18 से 21 में जब वो लंदन में थे, उस समय भी उनके दिल में आज़ादी की आग बहुत तीव्र थी उनके दिल में। और इसलिए ये भी ध्यान देने लायक बात है कि इंग्लैंड में जब वो थे 18 से 21 के बीच में, तो उन्होंने ऐसी कोशिश की कि जो वहाँ भारत के मुसलमान लोग वहाँ हैं, उनसे भी दोस्ती की जाए। तो 18, 19, 20 की उम्र में भी उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम पार्टनरशिप आज़ादी की लड़ाई के लिए बनाने की कोशिश उन्होंने लंदन में की थी। और एक और महत्व की बात है, वो भी शायद समझना चाहिए। गांधी जी के ज़माने में और भी भारत के बहुत ही बड़े महान नेता थे। लेकिन एक शायद लोगों ने ये देखा है कि गांधी जी के जीवन में जो एक किस्म का अंतर था औरों से, वो ये था कि शुरू से ही जब वो साउथ अफ्रीका गए, फिर वापस भारत आए, फिर उन्होंने चंपारण में 1917 में सत्याग्रह शुरू किया बिहार में। तो ये गुजराती था, लेकिन और 1915 में 16-17 में उसने चंपारण बिहार में सत्याग्रह शुरू किया। तो उस ज़माने में भारत के जो नेता थे वो इतना ज़्यादा अपने प्रदेश के बाहर काम नहीं करते थे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। क्यों किया? उसके पीछे एक और ये चीज़ थी कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे, 1893 से लेके 1915 तक, 21-22 साल, तो वहाँ एक उन्हें बहुत ही बढ़िया अवसर मिला, उनकी किस्मत अच्छी थी
कि भारतीय मूल के कई किस्म के लोग, कई प्रदेश के लोग, कई भाषा बोलने वाले, कई धर्म के मजहब के लोग साउथ अफ्रीका में थे। तो साउथ अफ्रीका में या तो डरबन में या जोहानिसबर्ग में काफ़ी सरलता से, काफ़ी आसानी से युवा अवस्था में गांधी जी ने किस्म किस्म के भारतवासियों, हिंदुस्तानियों से रिश्ते बना लिए, दोस्ती की और भारत के विभिन्न भाग की जो समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ जानकारी उनको ऐसे ही मिल गई थी। ये उनकी किस्मत रही कि दक्षिण अफ्रीका में पूरे भारत से उनकी मुलाकात हो गई। इसलिए बाद में जब वो वापस भारत आए तो पूरे भारत में उनका काम चलने लगा। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने तो सबने सुन रखा है उनकी हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में, 1909 में लिखी गई थी। तो और ये भी शायद पता होना चाहिए लोगों को कि ये जो छोटी सी पुस्तिका है ये उन्होंने जहाज़ में लिखी थी। जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका वापस, इंग्लैंड में वो कुछ दक्षिण अफ्रीका में की समस्याएं जो भारतीय मूल के लोगों की थी उसका हल निकालने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिली इंग्लैंड के नेताओं से। जब वो वापस जहाज़ में आ रहे थे तो जहाज़ में उन्होंने ये पुस्तिका लिखी, हिंद स्वराज। गांधी जी ने वैसे किताबें कम ही लिखी हैं, उनके बारे में लोगों ने लिखा है, उनकी जो चिट्ठियां हैं उसकी उनके आधार पर कईयों ने किताबें बनाई हैं, लेकिन उन्होंने उनकी स्वयं लिखी किताबों में एक तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है और फिर ये हिंद स्वराज है। तो हिंद स्वराज में वो ये लिखते हैं इस प्रश्न पर कि एक तो धर्म है इंसान का, दूसरी उसकी नेशनैलिटी है, उसकी राष्ट्रीयता है, उसका राष्ट्रीयत्व है, राष्ट्रीयता है, नेशनैलिटी है। तो ऐसा लिखते हैं उस किताब में कि किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कहीं नहीं है कि नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता और धर्म एक ही चीज हो जाए। धर्म और राष्ट्रीयता किसी भी दुनिया के किसी भी देश में एक ही चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म एक जगह है, राष्ट्रीयता एक दूसरी जगह है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है और गांधी जी इस किताब में लिखते हैं कि भारत में भी ऐसा कि अतीत में ऐसा नहीं हुआ था। मुसलमान राजा थे और हिंदू उनके प्रजा थे, और कई जगहों में हिंदू राजा थे और मुसलमान प्रजा में थे। और हिंदुओं ने और मुसलमानों ने समझ लिया कि अगर हम लड़ेंगे तो एक दूसरे को मारेंगे तो हमें भी हानि होगी, और कोई भी अपना धर्म तो आज़ादी से नहीं छोड़ेगा, हिंदू नहीं छोड़ेगा, मुसलमान नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें साथ साथ ही रहना चाहिए। ऐसा लोग समझ गए थे, गांधी कहते हैं भारत के बारे में। फिर एक दूसरा सवाल गांधी पूछते हैं उसी किताब में, हिंद स्वराज में, उसका वो ये है कि क्या मुसलमान का जो ईश्वर है, भगवान है, और हिंदुओं का जो ईश्वर है, भगवान है, क्या ये अलग अलग भगवान है? फिर वो गांधी जी ये भी कहते हैं कि जो हिंदू हैं उनमें से कई लोग हैं जो शिव भगवान को पूजते हैं, कुछ हैं जो विष्णु को पूजते हैं, राम और कृष्ण को पूजते हैं, और कई कहावतें भी हैं। गांधी जी लिखते हैं प्रोवर्ब्स, जो शिव जी के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, और विष्णु के जो हैं उनके बीच में काफ़ी तीव्र बातचीत चलती है। लेकिन गांधी जी लिखते हैं कोई नहीं कहता है कि जो शिव के जो अनुयायी हैं और विष्णु के जो अनुयायी हैं वो अलग अलग देश के हैं। फिर वो कहते हैं कि वैदिक धर्म है और फिर जैन धर्म भी है और बौद्ध धर्म भी है हिंदुस्तान में, लेकिन लोग ये तो नहीं कहते हैं कि जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं और जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं वो अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं। तो ये गांधी जी ने हिंद स्वराज में भी लिखा था। तो उनकी नज़र में कि ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ अलग अलग कमरे में लोग रहें, हिंदू एक कमरे में, मुसलमान दूसरे में, ईसाई लोग तीसरे में, सिख चौथे में, पारसी पांचवें में, इस प्रकार, या कि एक मंजिल में एक माले पे ऊंची जात के रोज ब्राह्मण
क्षत्रिय रहेंगे और फिर उसके नीचे माले में कोई दूसरे रहेंगे, फिर और नीचे माले में और नीचे माले में, यानी कि माले माले मंजिल 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 हो या कमरे 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 हो। इस तरह से भारत के लोगों को नहीं बटाया जा सकता है। भारत के लोग, अगर भारत एक देश है, भारत के लोग एक हैं तो क्यों हैं? गांधी कहते हैं ये नहीं, इसलिए नहीं कि इन सबका धर्म एक है, वो तो नहीं है, कई लोग अलग अलग धर्म के हैं। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, हालांकि हो सकता है कि सबका खून ही एक है, हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, उसका सबूत नहीं दिया जा सकता है, लेकिन धर्म की और खून की वजह से भारत के लोग एक नहीं हैं। गांधी कहते हैं कि भारत के लोग एक दूसरे के हैं, दे बिलोंग टू ईच अदर, क्योंकि वो एक ही पानी पीते हैं, एक ही हवा खाते हैं और एक ही जमीन का अन्न खाते हैं। वो एक दूसरे के हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह के हैं, एक ही स्पेस के हैं। तो ये उनका ख्याल नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है। लेकिन गांधी जी का ये अनुवाद ही कर रहा हूँ मैं, अनुवाद या अपने ही शब्दों में गांधी जी की बात दोहरा रहा हूँ कि अगर किस्म किस्म के लोग कुछ घंटे एक किश्ती में, नाव में या एक हवाई जहाज में या ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठते हैं कुछ घंटों के लिए, तो वो एक कम्युनिटी के हो जाते हैं। तो एक उनकी संस्था बन जाती, समाज बन जाता है, कौम बन जाती। तो अगर कुछ घंटों में रेलवे कंपार्टमेंट में, बस में हम एक बन जाते हैं, तो अगर सैकड़ों साल हम एक ही देश में रहते हैं तो ज़रूर हम एक हो सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही जगह में हैं। और दूसरा, अगर हिंदुओं मुसलमानों को भारत से आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए भारत के लिए, तो एक साथ होकर ही हमें लड़ना होगा। तो ये एक दूसरा कारण है, बताता है कि दोस्ती के लिए। गांधी जी के अहिंसा के बारे में मैं एक ख्याल देना चाहता हूँ। अहिंसा और सत्याग्रह का जो उन्होंने तरीका आज़ादी के लिए देश के सामने प्रस्तुत किया, उसके पीछे क्या ख्याल थे। तो जिन्होंने इतिहास भारत का पढ़ा है वो जानते हैं कि 20वीं सदी के शुरुआत में कुछ असैसिनेशंस भारत में जगह जगह हुए थे, अंग्रेज़ों के, अंग्रेजी अफसरों के, कभी कभी कुछ सिविलियंस के भी इधर उधर कुछ हत्याएं, असैसिनेशंस हुए थे। और कुछ लोगों की ये का ख्याल था कि हम उन्हें मार देंगे और उसके बाद वो लोग भारत छोड़ के चले जाएंगे, हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन असैसिनेशन से कुछ हुआ नहीं, अंग्रेज निकले नहीं, बल्कि जिस गांव के, जिस शहर के लोगों ने असैसिनेशन में मदद दी, वहाँ जुल्म और भी बढ़ गया। और अंग्रेज तो नहीं गए, और अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़े बम थे, कैनन्स थे और तोप थी, इसलिए तलवार से या गोली से उनको हटाना मुमकिन नहीं था। उसमें जो कोशिशें हुई वो असफल हो गई। दूसरा, असैसिनेशंस के का रास्ता अगर एक था, तो दूसरा रास्ता था कि हम अंग्रेज सरकार से चिट्ठी भेज करके, पिटिशन दे करके, प्रार्थना करके कहें कि भाई कुछ हमें और भी हक दो, और आज़ादी दो, वोट करने का हक दो कहीं कहीं। अगर देश की सरकार के लिए नहीं, प्रांत की सरकार के लिए नहीं, तो कम से कम अपने गांव की सरकार के लिए या शहर की सरकार के लिए कभी कभी हमें वोट देने की इजाज़त दो। पिटिशन, असैसिनेशन एक तरीका, पिटिशन दूसरा तरीका। दोनों, और पिटिशन से भी ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और बहुत ही नुकसान भी हुआ, और वो बहुत ही शर्मनाक चीज़ भी थी। जिन्हें अपने ऊपर अपने स्वाभिमान है तो वो तो भीख नहीं मांग सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम सत्याग्रह करें और अहिंसा से चलें तो देखते हैं क्या हो सकता है। और अगर अहिंसक सत्याग्रही पर जुल्म होता है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में बहुत होगा और अंग्रेज सरकार पर दबाव होगा
और इसलिए कुछ न कुछ हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और ये इतिहास ने साबित भी कर दिया। लेकिन एक दूसरा ख्याल था, ये तो था कि पिटीशन से काम नहीं होता, असैसिनेशन से काम नहीं होता, सत्याग्रह से काम हो सकता है, तो एक नया तरीका है आज़ादी का। लेकिन अहिंसा के पीछे दूसरा एक बहुत गहरा ख्याल था गांधी के बारे में, वो गांधी के मन में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये था कि उन्होंने देखा था कि भारत में कई लोग कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग, महिलाएं, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, अपंग लोग, जो अंधे हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनकी कमज़ोरियाँ हैं, शारीरिक कमज़ोरियाँ, मानसिक कमज़ोरियाँ और किस्म की कमज़ोरियाँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ताकत है, जिनके पास तलवार है, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास धन है। तो ताकत वाले लोग कमज़ोर लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं, वो बुली करते हैं, अब धमकी देते हैं, धौंस जमाते हैं। तो गांधी ने ये देखा था कि जो भारत की कमज़ोर जनता है, उसको अगर हमें बचाना है तो हम हिंसा को नहीं फैला सकते। वैसे ही कमज़ोर लोगों पर जुल्म हो रहा है, और अगर हम तलवार और बंदूक को आदर दें और लोगों के हाथ में तलवार और बंदूक पहुंचाएं, तो जो मजबूत लोग हैं, धनी लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों पर और भी जुल्म करेंगे। ये एक बहुत गहरा ख्याल था गांधी जी के मन में अहिंसा के लिए। और एक गांधी जी के कुछ शब्द हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, और देश भर में फैल गया था और लाखों लोग उसमें शरीक हुए थे, तो उसकी जब सफलता हुई, उसके बाद गांधी जी ने ये कहा कि जो हमारे देश के बहरे गूंगे लोग हैं, जो अपंग हैं, लंगड़े हैं, उनको हम तलवार से नहीं आज़ादी दे सकते हैं उनके लिए। कि मैं ईश्वर के सामने कहना चाहता हूँ कि ये सच है। फिर वो पूछते हैं, वो याद दिलाते हैं कि इस नमक सत्याग्रह में देश भर में महिलाओं ने, बच्चों ने जो आंदोलन में भाग लिया था, अगर कोई हिंसा की लड़ाई होती तो ये महिलाएं और बच्चे क्या भाग ले सकते थे? जो हमारी महिलाएं हैं, जो इतनी शर्मीली हैं, शांत हैं, तो वो, उन्होंने अगर अपने शरीर पर लाठी उन्होंने स्वीकार की, लाठी को न्योता दिया, और उनकी साड़ियों पे खून आया, ऐसी बहादुरी जब महिलाओं ने दिखाई, तो हिंसा की लड़ाई में क्या वो दिखा पाते थे? क्या हमारी महिलाएं, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे नौजवान हिंसा की लड़ाई में इस प्रकार से लड़ सकते थे? और हमारी जो वानर सेना है, ये गांधी जी बात कहते हैं कि ये जो निर्दोष बच्चे हैं, जिन्होंने अपने खिलौने छोड़ दिए थे, अपने पटाखे, अपनी पतंग सब छोड़ दिए थे, और वो स्वराज के लिए योद्धा बन गए थे, तो वो तो अहिंसा की लड़ाई थी, इसलिए वो योद्धा बन गए थे। तो हिंसक लड़ाई में वो कैसे शरीक हो सकते? तो ये भी उनकी अहिंसा के पीछे एक विचार था। और गांधी जी के जीवन के तकरीबन अंत में 1947 में गांधी जी ने एक किरपान के बारे में बात बताई। तो आप कईयों को पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ, विभाजन भी हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, और सिख और हिंदू भी शरीक थे और मुसलमान भी थे। तो उस समय एक सवाल आया कि ये तो सिखों का धर्म है किरपान रखना, तलवार रखना, और हम तो तलवार रखेंगे और हम तलवार से लड़ाई भी लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि किरपान का अर्थ क्या है? जो किरपान जो सिख भाई पहनते हैं, अपने ऊपर शरीर पर रखते हैं, उसके पीछे क्या है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, वो भी गलत है, कि गांधी जी तो कहते थे कि तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम उसे जुल्म करने दो, अहिंसा का मतलब है कि जुल्म करने दो। ये तो बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा गांधी ने नहीं कहा था। गांधी ने कहा था लड़ो, हो सके तो अहिंसा से लड़ो,
अगर अहिंसा नहीं कर सकते हो तो हिंसा से भी लड़ना और लोगों को बचाने के लिए ये तुम्हारा अधिकार है, ऐसा गांधी ने कई बार कह रखा है। तो ये जो गलत प्रचार किया जाता है कि गांधी जी तो कहते थे कि तुम तानाशाह के सामने, अत्याचारी के सामने बिल्कुल हाथ जोड़ करके कहो मारने दो, ऐसा कभी गांधी ने नहीं कहा था। गांधी तो से ज्यादा संघर्ष करने वाला शायद बहुत ही कम रहे होंगे। तो कृपान के बारे में गांधी क्या कहते हैं? हाँ, सचमुच कृपान एक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जो वो उसको शोभा देता है, कृपान रखने वाले को तब शोभा देता है जब वो इंसान अपने ऊपर काबू रखता है और वो कृपान बहुत जरूरी हो औरों की रक्षा के लिए, कमजोर लोगों की, बूढ़े लोगों की, महिलाओं की रक्षा के लिए, जो कमजोर, उनकी रक्षा के लिए बहुत भारी बाधाओं के बावजूद उसका वो उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तब वो जिसका कृपान है उसको वो शोभा देता है। कृपान जरूर जरूरत पर उससे काम लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही संयम के साथ अपने ऊपर काबू रखकर, औरों पर जबरदस्ती करने के लिए नहीं, कमजोर लोगों को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मोहनदास करमचंद गांधी के शब्द हैं। अच्छा, ये जो अहिंसा और सत्याग्रह था उसका जो इम्पैक्ट हुआ अंग्रेजों पे, अंग्रेजी सरकार पे, इंग्लैंड में जो अंग्रेज थे, भारत में जो अंग्रेज थे, दुनिया भर के लोगों पे जो इम्पैक्ट हुआ था, उस पर जो प्रभाव हुआ था, उसके बारे में एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद आपने नहीं सुना होगा। जलियांवाला बाग के बारे में तो सबने सुना है। कितने लोगों को 10 मिनट में अंग्रेज सरकार ने, जनरल डायर ने अप्रैल 13, 1919 को मरवा डाला। ये हुआ था अप्रैल 1919 में, और दिसंबर 1919 में एक बहुत बड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई में आगे थी, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त रैली हुई थी, अमृतसर में ही हुई थी 1919 में, जलियांवाला के हादसे के कुछ महीनों बाद दिसंबर में अमृतसर में। तो ये 1919, अच्छा, ये लोग जानते तो हैं, सबने सुन रखा है कि जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, उससे पहले क्या बात हुई थी, ये भी लोग भूल गए हैं। एक रोलेट एक्ट था, अंग्रेजों का एक एक्ट था, कानून था कि लोग आज़ादी से अपनी बात कह नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, पैम्फलेट नहीं छाप सकते हैं, अखबारों में नहीं लिख सकते हैं। तो अपनी अभिव्यक्ति की, अपने विचार को लिखने की, बताने की आज़ादी के खिलाफ ये नया कानून अंग्रेजों ने रखा था, रोलेट एक्ट। तो गांधी ने कहा देश भर में हम सत्याग्रह करें, देश भर में। तो ये पहला देशव्यापी सत्याग्रह था, और इस समय गांधी को भारत, दक्षिण अफ्रीका से आए हुए सिर्फ 4 साल ही हुए थे। पूरे देश में गांधी जी जा भी नहीं चुके थे। लोगों ने गांधी का नाम सुन रखा था, सत्याग्रह का भी नाम सुन रखा था, लेकिन क्या सत्याग्रह है, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो अमृतसर में 2 नेता थे अमृतसर शहर के। एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल, वो डॉक्टर थे, और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, वो पीएचडी भी थे। दोनों बहुत मशहूर लोग थे और अमृतसर में बहुत ही लोकप्रिय लोग थे, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इन्होंने कहा कि सत्याग्रह हो रहा है तो हम गांधी को बुलाते हैं ताकि गांधी हमें बताए कि सत्याग्रह कैसे किया जा सकता है। तो गांधी निकले और पंजाब की बॉर्डर में पहुंचे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और गांधी को वापस भेज दिया, अहमदाबाद तुम वापस चले जाओ, और मालगाड़ी में बिठा दिया गांधी को कि जाओ वापस, तुम पंजाब, हम तुम्हें नहीं आने देंगे। और सत्यपाल और किचलू को अंग्रेज सरकार ने कहा कि अब तुम्हें हम जेल में डाल देंगे।
डाल दिया। तो जब सत्यपाल और किचलू को जेल में डाल दिया और गांधी को आने नहीं दिया, तो लोग बहुत ही विचलित हो गए, गुस्सा हो गए। और अमृतसर में 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जुलूस हुआ, जिसमें कई लोग शरीक हुए, हजारों लोग। लेकिन ये जो लोग थे, इन्होंने संयम नहीं दिखाया, अपने ऊपर काबू नहीं थे ये लोग। 5 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और एक अंग्रेज महिला थी, उस पर भी एक हमला हुआ अमृतसर में। वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। उसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल को वो जलियांवाला मैसेकर हुआ, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उसके बाद और भी जुल्म हुए, उसके बारे में आप सबने सुन रखा है। तो अब मैं आता हूँ दिसंबर 1919 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अमृतसर में। तो वहाँ गांधी पहुंचे और वहाँ एक सदन के सामने एक प्रस्ताव आया मैसेकर के बारे में, हत्याकांड के बारे में, कि गवर्नर को जाना चाहिए, वायसरॉय को भी रेजिग्नेशन होना चाहिए। और बहुत कड़े शब्दों में जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था उसकी निंदा हुई। उसमें एक और पैराग्राफ था उस प्रस्ताव में कि अप्रैल 10 को 3 दिन पहले जो प्रदर्शनकारी थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, भारतीय डेमोन्स्ट्रेटर्स, उनसे जो हिंसा हुई उसका भी हमें दुख है। ऐसे वो आखिरी पैराग्राफ था। तो इस प्रस्ताव पर डिबेट हुआ और इस डिबेट के बारे में एक साहब उस समय जो मौजूद थे, उन्होंने लिखा, उसी समय लिखा था, उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसी समय एक साहब ने लिखा था कि क्या हुआ, उसके आधार पर बता रहा हूँ। और वो थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। उस समय वो नौजवान थे, बाद में बड़े वकील हुए, बड़े लेखक हुए। हैदराबाद में भी वो 1948 में थे, के मुंशी। तो ये बताते हैं कि जब बहस चल रही थी, तो ये जो प्रस्ताव का जो आखिरी पैराग्राफ था, उसके बारे में लोगों को काफी नाराजगी हुई। मुंशी लिखते, तो एक भाई ने कहा कि ये जो प्रस्ताव है, ये तो शायद मिसेस एनी बेसेंट ने लिखा होगा, क्योंकि एनी बेसेंट तो गोरी औरत है, अंग्रेज है, शायद उसने ये लिखा होगा। और फिर कहते हैं मुंशी जी कि एक पंजाब के नेता ने ऐसा कहा कि कोई भारतीय माँ का बेटा ऐसा प्रस्ताव नहीं लिख सकता है। कोई हिंदुस्तानी माँ का बेटा ऐसा प्रस्ताव नहीं लिख सकता है। और लोकमान्य तिलक भी थे, लिखते हैं मुंशी जी, वो भी नाराज थे। और बंगाल के 2 नेता थे, बिपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास, और वो भी नाराज थे। तो फिर सभा ने ये तय किया कि पहला पैराग्राफ तो सही है, दूसरे पैराग्राफ को हम छोड़ देते हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अगले दिन ये मुंशी बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट थे उस असेंबली के, उन्होंने कहा कि हमें शायद इस रेजोल्यूशन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी के चाहते हैं कि हम दोबारा उसके बारे में सोचें। तो फिर और गांधी जी इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो गांधी जी को फिर से बोलने की इजाजत दी गई। तो गांधी जी बोले इस प्रकार कि मैं इस वाक्य के बारे में सोच रहा हूं कि कोई भारतीय माँ का लाल इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लिख सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि इसके बारे में बहुत गंभीरता से और लंबे समय तक सोचने लगा कि क्या कोई भारतीय माँ का बच्चा ऐसा लिख सकता है या नहीं, क्योंकि मैंने ही वो लिखा था। और बहुत सोचने के बाद गांधी जी कहते हैं, मैं इस निष्कर्ष पर आया
कि केवल भारतीय माँ का लड़का ही इस प्रकार का प्रस्ताव लिख सकता है। फिर मुंशी कहते हैं उसके बाद गांधी जी ने इस प्रकार से अपनी बात रखी जैसे कि उनकी पूरी जिंदगी इस मसले पर टिकी हुई। और जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो हम सब उनके चरणों पे थे और जो प्रस्ताव था जैसा पहले था दूसरे पैराग्राफ के समय वो हमने दोबारा स्वीकार किया। तो ये दिसंबर 1919 की बात है। तो उसका नतीजा क्या हुआ इंग्लैंड में और दुनिया भर में कि जो भारत का जो सत्याग्रह था, भारत का जो संघर्ष था, भारत की जो लड़ाई थी, उसको एक ऊंची जमीन मिली, ऊंची धरती मिली, नैतिक ऊंची भूमि भारत की आजादी की लड़ाई को मिल गई, मॉरल हाई ग्राउंड। ये भी एक अहिंसा सत्याग्रह का एक नतीजा था। एक दूसरी चीज गांधी के बारे में जो आजकल लोग नहीं जानते हैं या भूल गए हैं कि गांधी जी केवल भारत की आजादी नहीं चाहते थे, वो हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय इंसान की आजादी चाहते थे। हर एक लड़के की, लड़की की, बहन की, भाई की, महिला की, पुरुष की, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, सबकी आजादी, एक एक इंसान की आजादी। भारत की आजादी काफी नहीं है, हमें हर एक भारतीय नागरिक की आजादी चाहिए। तो क्विट इंडिया के बारे में तो आप सब जानते हैं, 1942 का जबरदस्त मूवमेंट था और वो अगस्त 1942 में मुंबई में वो प्रस्ताव पास किया गया। और लेकिन 13 लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। 13 लोगों ने, हजारों लोग थे लेकिन 13 लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया। तो जब वोट देने के बाद तो सब लोग जेल में डाल दिए गए, गांधी जी, कस्तूरबा, नेहरू, पटेल, आजाद, सब कोई, सब हजारों 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 लोग। लेकिन जब रेजोल्यूशन पास हुआ और जेल में उनको पहुंचाने से पहले गांधी जी ने कुछ बातें रखी। कहा सबसे पहले जो 13 लोग हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। मेरे प्रस्ताव के खिलाफ हो या पक्ष में हो, उनका मैं आदर करता हूँ। सब लोग जेल में गए, जर्मनी की हार हुई, जापान की हार हुई और क्विट इंडिया के जो सैनिक थे हजारों हजारों, वो सब जेल से वापस आए और अब स्पष्ट था कि आज़ादी तो आने वाली है। और उस समय फिर ये जय हिंद का नारा बहुत ही पॉपुलर हो गया था, बहुत ही प्रचलित हो गया था, बहुत पसंद था लोगों को। देश भर में जय हिंद नेताजी सुभाष बोस ने नारा दिया था। तो ये फरवरी 1946 की बात है। तो उस समय आप लोग में कई लोगों को जानकारी भी होगी कि एक इंडियन नेवी में एक म्यूटिनी हुई थी। उस समय अंग्रेज़ों की नेवी थी। तो उसमें जो इंडियंस थे, कुछ इंडियन अफसरों ने बगावत नहीं की, लेकिन जो वर्कर्स थे जहाज़ के, उन्होंने बगावत की, म्यूटिनी की। तो लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ और कई वर्कर्स ने भी, टेक्सटाइल वर्कर्स ने मुंबई ने भी एक हड़ताल की। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया मुंबई में कि लोग जो चल रहे थे सड़क पर, उन्हें रोक कर कहा कि जय हिंद बोलो, जय हिंद बोलो, नहीं तो हम कुछ करेंगे तुम्हारे ऊपर, बोलो जय हिंद। तो जब ये बात गांधी जी के कान पर पहुंची, उस समय गांधी जी पुणे में थे, जब ये बात गांधी जी के कान पर पहुंची तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगर एक भी इंसान, भारत में एक भी इंसान को अगर जबरदस्ती से कहा जाता है कि जय हिंद कहो या दूसरा कोई एक लोकप्रिय नारा हो, अगर जबरदस्ती ऐसे होती है तो ये आज़ादी पर हम एक दूसरी कील ठोक रहे हैं। और जो भारत के जो कमज़ोर लोग हैं
उनको हम दबा रहे हैं। तो ऐसा गांधी जी ने 1946 में कहा। और फिर हम सब जानते हैं कि आज़ादी आई, विभाजन भी हुआ, फिर गांधी जी को गोली से मारा गया जनवरी 1948 में। और ये भी लोगों को पता है कि ईश्वर का, कि जब गांधी जी याद करते थे, ये प्रार्थना करते थे ऊपर वाले की, जो सबका मालिक है, जो जन्म देता है, मौत तक पहुंचाता है, जो हमें बचाता है, कभी हमें तकलीफ भी देता है, जो दुनिया का ईश्वर है, सब कुछ है, मालिक है, उसके लिए अलग अलग नाम लोग रखते हैं। तो गांधी जी का प्रिय नाम ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, परमात्मा के लिए राम था। ये तो सब जानते हैं, राम, राम नाम। तो गांधी जी कहते हैं ये जून 1947 की बात है, आज़ादी से 2 महीने पहले। वो अपने प्रार्थना प्रवचन के बाद कुछ कह रहे थे, अगर कोई मेरे पास आकर के कहे तू राम नाम बोलेगा या नहीं बोलेगा, अगर नहीं बोलता है तो देख मेरे पास ये तलवार है। तो गांधी ने कहा फिर तो मैं नहीं राम नाम बोलूंगा, एक तलवार की नोक पर मैं तो राम नाम नहीं बोलूंगा। अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि कलमा बोल तू, देख मेरे तलवार, मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं अपनी जिंदगी के साथ जान से लड़ाई करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। तो लोग तो जानते हैं, आप लोगों ने सुन रखा है कि गांधी जी ने नोआखाली में गए, फिर कलकत्ता, बिहार, और लोगों को बचाने की कोशिश की। नोआखाली में जो, ये तो कई लोग जानते भी नहीं हैं कि शायद 42-47 गांव में गांधी ने पदयात्रा की, और अलग अलग जगह बहुत गरीब लोगों के घरों में रहे, मोची, धोबी, किसान, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सब लोगों के घर में रहे गांधी 42-47 गांवों में। और नोआखाली में तो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। तो कुछ वहाँ के मुसलमान नेताओं ने गांधी को बताया, तुम यहाँ आए हो अब हिंदुओं को बचाने के लिए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमने भी बचाया है। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उनकी तो जान बच गई। तो गांधी ने बहुत गुस्से से कहा, ये जिस भाई ने ये कहा था कि कुछ हिंदुओं ने अपनी जान बचा ली, वो कहा कि तुम मौलवी हो, कैसे तुम्हारे जैसे इंसान को किसी ने मौलवी बनने दिया? कैसे तुम कह सकते हो कि जबरदस्ती करके तुमने किसी की जान बचा ली? तो बिल्कुल आज़ादी के पक्ष के गांधी, और वो जबरदस्ती के दुश्मन थे। और आपको ये भी शायद मालूम होना चाहिए कि नोआखाली के बाद फिर वो बिहार पहुंचे। बिहार में उल्टा था मामला, मुसलमानों पे जुल्म हुए थे, बहुत बहुत संख्या में मुसलमान मारे गए थे। ये अक्टूबर नवंबर 1946 की बात है। तो पता है, गांधी ने उस समय कांग्रेस का एक चीफ मिनिस्टर था, श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार में। ये आज़ादी से कुछ महीने पहले की बात है। गांधी आते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कि जो बिहार में हुआ है वो जलियांवाला मैसेकर जैसा हुआ है। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बात की। मैं तो जानता हूं कि किन लोग, कांग्रेस के लोगों ने भी हत्या की है। फिर वो ऐसा कहते हैं गांधी, बिहार में एक बेचारी बुढ़िया 110 की थी, मुस्लिम बुढ़िया, उसको मार डाला था। कैसे तुम लोगों ने, अपने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि इस बुढ़िया को तुमने अपनी आंखों के सामने मरने दिया, तुम लोगों ने?
मैं तुम्हें नहीं आराम करने दूंगा, औरों को नहीं आराम करने दूंगा, और जब तक इसका हद नहीं निकलता है मैं आपको को चैन नहीं होने दूंगा। तो अंत में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी है 1915 की, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आए थे। उस समय हाँ, दक्षिण अफ्रीका में क्या, उसके बारे में कुछ लोगों ने सुन रखा था, और सत्याग्रह के बारे में भी सुन रखा। तो एक नौजवान जो बाद में काफी मशहूर हो गए थे, गुजरात के इंदुलाल याग्निक, वो मिले गांधी से बंबई में, और उन्होंने पूछा गांधी की ये सत्याग्रह क्या भारत में सफल होगा, क्या आपको सफलता मिलेगी, क्या आपको फॉलोअर्स मिलेंगे इंडिया में? तो गांधी ने कहा हाँ, मुझे तो भरोसा है कि सत्याग्रह की सफलता होगी हिंदुस्तान में, और भरोसा मुझे कि और सफलता मिलेगी, और बहुत सारे फॉलोअर्स आएंगे, ऐसा मुझे लगता तो है। लेकिन एक और बात मुझे लगती है, गांधी जी ने 1915 में इंदुलाल याग्निक से कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग मुझे मेरे 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 जो फॉलोअर्स हैं, मेरे अनुयायी हैं, मेरे जो सैनिक हैं, वो मुझे छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, और मैं इतना अलोकप्रिय हो जाऊंगा, कि इतना अनपॉपुलर हो जाऊंगा कि मुझे जगह जगह जाकर भीख मांग करके शायद खाना मांगना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। गांधी ने कहा 1915 में। वो जानते थे कि जो प्रशंसा होती है, हार पहनाया जाता है, आदर दिया जाता है, वो सब छोटी चीज़ हैं, कुछ समय के लिए चलती हैं, बाद में चली जाती हैं। तो गांधी जी जानते थे कि क्योंकि उनके जो असूल थे वो इतने आसान तो नहीं थे कि हर एक को बराबर सोचना, ऊंच नीच को खत्म करना, नफरत नहीं करना, लोगों को माफ करना, ये लोकप्रिय बातें तो नहीं थी। तो गांधी जी जानते थे कि एक समय आएगा जब लोग उनके विचारों के खिलाफ काम करेंगे। तो लेकिन ऐसा तो हुआ कि गांधी जी जरूर बहुत ही पॉपुलर हो गए दुनिया भर में, देश भर में, लेकिन उसकी उनको चिंता नहीं थी, पॉपुलैरिटी की उनको बिल्कुल चिंता नहीं थी। प्रासंगिकता, लोकप्रियता की उनको चिंता नहीं थी। वो तो कहते थे कई बार कि जो मेरे दिल में राम है कहता है, उसके सामने मैं अपना सिर झुकाऊंगा। जो मेरा ज़मीर है, मेरी अंतरात्मा है, उसके सामने मैं अपना सिर झुकाऊंगा। लेकिन कोई तानाशाह मेरे सामने आएगा, कोई हिटलर आएगा, हिरण्यकशिपु आएगा, उसके सामने मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। तो ये था गांधी। धन्यवाद। यू कैनॉट उधर से जी। स्टार्ट में ओके ओके स्टार्ट कीजिए सर। धन्यवाद। फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने गांधी जी के बारे में, गांधी जी के कुछ अनछुए पहलुओं को हमारे सम्मुख रखा, और आपने आज़ादी, एकता और समानता की त्रिसूत्री पर किस तरह गांधी जी अंतिम सांस तक लड़ते रहे, इसका हमारे सम्मुख बहुत ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया आपने। और गांधी जी के दिल में जो तमन्ना थी वो आज़ादी की तमन्ना थी, और हम लोग देखते हैं कि गांधी जी, आपकी इस मंतव्य का ये सार रहा कि गांधी जी जो है आज़ादी के
आजादी चाहते थे, वो भी केवल भारत की आजादी नहीं बल्कि मनुष्य की आजादी चाहते थे। ये आपकी बात का मतलब आपके व्याख्यान का ये सार रहा और दुनिया में सबसे बड़ी और सुंदर चीज होती है आजादी। इससे हम लोगों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं जानता था। और आपने कहा कि गांधी जी ने आपके वक्तव्य से ये बात उजागर हो जाती है कि आपने बताया कि किस प्रकार गांधी जी ने विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि लड़ाई केवल हथियारों से ही लड़ी जाती है, ऐसा नहीं है। आजाद अहिंसा को हथियार बनाकर आजादी लड़ी भी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। इसका ये हथियार गांधी जी ने विश्व को दिया और आपने बहुत ही अनछुए पहलुओं को गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात रही सर, और ये हमारे लिए अमूल्य पूंजी रहेगा, ये धरोहर के रूप में रहेगा हमारे साथ ये सर। इसीलिए फिर एक बार मैं अपने महाविद्यालय की ओर से, सभी हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा है कि शायद कभी आगे मैं सर। स्वयं आपके कॉलेज में आऊं और जी सर, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात आप सबसे मिलूं। जी सर, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी आपका आना। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है सर। बहुत सबको शुभकामनाएं मेरी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्ते। जी एक ही मिनट सर जी। चलिए सर। आप सभी दर्शकों को एक विनती होगी कि इस व्याख्यानमाला के उपरांत इस व्याख्यान के बारे में आप अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाएं दें। आपके इस पर फीडबैक की लिंक भेज दी गई है, तो कृपया आप अपना जो ओपिनियन है अपनी इस व्याख्यान के बारे में, जो आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, आप कृपया उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।